मैं यशवंत सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने राजस्थान अड्डा 247 पर। और रात हो चुकी है और कल एग्ज़ाम है। कुछ बच्चों का कल एग्ज़ाम होगा, कुछ का 8 को एग्ज़ाम होगा। तो ये अग्नि परीक्षा तो बिल्कुल भी नहीं है ना। बी इजी, बी कूल, बी काम, है ना। टैक्टफुल रहो, अच्छे से पढ़ो, बैठ करके धैर्य रखो, शांत चित्त के साथ में एग्ज़ाम देने जाना। बिल्कुल शांति के साथ में, बिल्कुल कूल माइंड सेट से। याद रखना, धैर्यवान इंसान जो प्राप्त कर सकता है वो तेजी से दौड़ने वाला इंसान प्राप्त नहीं कर सकता। वो कहावत है ना एक, कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। मतलब फल तो ऋतु आने पे होंगे। आपने नवंबर दिसंबर में गेहूँ बो दिया तो जनवरी में नहीं काट सकते, वो मार्च अप्रैल में पकेगा। चाहे पानी कितना डालो, यूरिया कितना डालो, खाद कितना डालो। ऐसे ही मेहनत का फल की भी एक ऋतु होती है। जो वो मेहनत अपनी परिपूर्णता को प्राप्त कर लेगी तब आपको आपका फल मिल जाएगा। तब तक मेहनत करती रहनी है, तब तक लगातार सतत प्रयास करते रहना है। और क्योंकि सफलता मौत के उस पार होती है। मरना आसान है लेकिन सफल होना बहुत मुश्किल है। और इस सफलता को अगर मुश्किल से आसान बनाना है तो कर्म योग करना पड़ेगा। कर्म करोगे, मेहनत करोगे, पसीना बहाओगे, दिन रात एक करोगे तो आपका भाग्य जागृत हो जाएगा। और एक बार अगर भाग्य जागृत हो गया तो जो जहाँ चाहते हो, जैसा चाहते हो वैसा जीवन बना लोगे। महामानव हो आप, ठीक है ना। तो बिल्कुल बच्चों, ये तो बहुत छोटा एग्ज़ाम है, चुटकियों में निकाल लोगे। हार ना मानना, कोशिश लगातार करते रहना। तो इस रात्रिकालीन क्लास में मैं फिर से नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों का जो चिंता कर रहे होंगे उनका स्वागत करता हूँ। बिल्कुल मत डरो, ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल, है ना। तो ऐसी पॉजिटिव एनर्जी दोगे तो सब कुछ फिर पॉजिटिव ही होगा लाइफ में। तो अब हम क्लास शुरू करते हैं। उससे पहले राजस्थान LDC ट्राई टेस्ट सीरीज़ है, महापैक है, ठीक है ना। ये महापैक के अंदर स्टूडेंट्स के लिए, अभ्यास बैच के लिए 799 रुपये। और जैसे ही आप कोड लगाओगे Y714, आपका क्रम योग जाग जाएगा। और क्रम योग जागते ही आपकी मेहनत योग जाग जाएगा और फिर भाग्य जाग जाएगा। तो चमत्कारी कोड है एक, है ना, बहुत चमत्कारी कोड है। वो इस्तेमाल करना, ये वैसा ही है जैसे खुलजा सिमसिम। ये खुलजा सिमसिम कोड है। तो अपने भाग्य को जगाना है तो इन कोर्सेज के साथ में राजस्थान 247 आपके लिए एक सौगात लेके आया है। और ये सौगात है अभ्यास बैच। अगर आपको CET का क्रैश कोर्स करना है 799, लगता है कि भी कुछ कमजोरी रह गई है, परिपूर्ण हो जाएगी। अरावली बैच CET 12th लेवल ऑनलाइन लाइव क्लासेस 899 का कोर्स है। Y74 कोड लगाओगे और छूट हो जाएगी। एकलव्य बैच ज्वाइन करना है, साथ में LDC हाई कोर्ट का कोर्स ज्वाइन करना है, 1701 रुपये। Y714 चमत्कारी कोड लगाओगे। ये क्या है? ये खुलजा सिमसिम है। खुलजा सिमसिम कोड लगा के देखो और फिर सोने की अशरफियाँ ही अशरफियाँ, अशरफियाँ ही अशरफियाँ ना। शुद्ध उच्चारण करता हूँ, राजस्थान को ना वो सह हो जाता है कई बार। चलें भाई, पराक्रम बैच, राजस्थान CET बैच, सभी बैचेस जो हैं उनको एक साथ अगर आपको लेना है तो ये महापैक है। 714 चमत्कारी खुलजा सिमसिम लगा देना। आपके लिए भाग्य के बहुत सारे दरवाजे खुल जाएंगे जो आपको मेहनत के लिए प्रेरित करेंगे और खूब आगे तक ले जाएंगे। चलें भाई, नेक्स्ट, ये भाग्य की कुंजी है। दूसरा, किताबें खरीदनी हो, कोड कौन सा लगा दोगे? तो वही चमत्कारी कोड है ना, खुलजा सिमसिम Y714, ठीक है ना। शुभंकर है ये आपके लिए, है ना। ये शुभंकर है। कहते हैं ना अपन सुबह उठते हैं तो सूंड खराब और सूंड सही हो जाते हैं। तो सूंड जिसके सही होते हैं फिर उसके काम, सब काम बढ़िया ही होते चलते हैं। तो ये सूंड वाले कोड है, ये चमत्कारी कोड है ना। ये खुलजा सिमसिम वाले कोड है आपके, ठीक है ना। जैसे ओम और 786 पवित्र अंक और निशान माने जाते हैं ना, बस Y714। और फिर देखो जिंदगी में चमत्कार। इस्तेमाल करके देखना, पक्के चमत्कार होंगे। ये मात्र कोड नहीं है, ये सफलता की कुंजी है, ठीक है। तो 22% जो है, अगर हम बात करें, आपको सभी किताबों पे छूट मिल जाएगी। जितना पढ़ोगे उतना बढ़ोगे, जितना रगड़ा उतना तगड़ा, ठीक है। तो ये आपके लिए 2 बोनंजा ऑफर है इस नए साल के अंदर। तो अपनी तैयारी को और अपने भाग्य को धार देने के लिए इस मेहनत की प्रक्रिया से गुजर जाओ और इस शुभंकर का उपयोग कर लो। लाइफ हो जाएगी जिंगा लाला। चले भाई, तो अब पढ़ लेते हैं। राह दिखाना मेरा काम है, राह पर जाना आपका काम है। मैं सिर्फ एक माध्यम हूँ, इसके अलावा और कुछ नहीं, ठीक है ना। अंतिम में आप ही जाएंगे। जो स्वर्ग की यात्रा करनी है ना आपको नौकरी लेकर के, वो आप ही करेंगे, याद रखना, ठीक है ना। अपनी मेहनत से और अपने जज्बे से। ये तो बस टूल है, लेकिन हथियार होने आवश्यक है। तो Y714 अपने भाग्य को जगाने के लिए। चले भाई, तो कल 1932 पे आ गए थे और कल 1932 पे आकर के हमने चर्चा कर ली थी सविनय अवज्ञा आंदोलन की।
विस्तृत चर्चा हो गई थी। अब हम बात करेंगे 1932 के इवेंट की। 1932 में क्या खेल हो रहा है देखो आप, है ना। 1932 क्या क्या हो रहा है? दो महान काम होंगे 1932 में आकर के। क्या हो रहे हैं? दो महान काम हो रहे हैं। एक तो आ रहा है कम्युनल अवार्ड। कम्युनल अवार्ड बहुत उपयोगी है, याद रखना। कम्युनल अवार्ड, नाम से मत घबरा जाना, हिंदी में और कठिन हो जाता है। सांप्रदायिक पंचाट, क्या कहते हैं इसको? सांप्रदायिक पंचाट जो है वो इसको कहा जाता है, कम्युनल अवार्ड को। और एक हो रहा है यहां पर पूना पैक्ट, एक हो रहा है यहां पर पूना पैक्ट। पूना पैक्ट 1932। इसकी तारीख बहुत जरूरी है, 26 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट हो रहा है। तो क्या क्या कार्रवाई हो रही है देख लो। हुआ क्या 1932 के अंदर, क्योंकि तीनों गोलमेज सम्मेलन में अंबेडकर साहब मौजूद थे सेंट जेम्स पैलेस लंदन के अंदर, और दलितों के अधिकार की बात कर रहे थे, दलितों के अधिकारों की लड़ाई कर रहे थे, ठीक है ना। और इस लड़ाई के अंदर, इस छुआछूत के विरोध में उन्होंने दलितों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र प्रणाली की जो दिया गया दलितों के अधिकार के लिए, उसको स्वीकार किया। दिया किसने कम्युनल अवार्ड? रैमजे मैकडोनाल्ड, ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड जो थे, उन्होंने जो है ये ऑफर दिया और दलितों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र प्रणाली के अंतर्गत ले आए। इससे पहले 1909 में भारत में पृथक निर्वाचन प्रणाली सबसे पहले कब इंट्रोड्यूस हुई? रट्टा मार लो, मार्ली मिंटो सुधार, भारत परिषद अधिनियम, जिसमें पहली बार मुसलमानों को पृथक निर्वाचन प्रणाली दी गई, सीट भी रिजर्व, वोटर भी रिजर्व, ठीक है। और उसके बाद जो पृथक निर्वाचन प्रणाली है वो दलितों के लिए आई, ठीक है ना, अलग से दी गई सांप्रदायिक पंचाट के अंतर्गत, ठीक है। किसको? दलितों को अलग से पृथक निर्वाचन प्रणाली के अंतर्गत लाया गया। यहां पूना पैक्ट में गांधी ने विरोध किया और यरवदा जेल में जो है वो आवरण अनशन कर दिया। अनशन किया 20 सितंबर को और 26 सितंबर को पूना पैक्ट हो गया। किसके बीच में? गांधी और अंबेडकर के बीच में। महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच में, अंबेडकर साहब के बीच में क्या हो गया? प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष थे, संविधान के निर्माण करता थे, है ना। एक महान विभूति इस देश को मिली, है ना, कृपा ईश्वर की। ये दोनों ही महान विभूतियाँ थी। तो ये पैक्ट किया और पूना पैक्ट हुआ। तो फिर दलितों के लिए सीटें राजी हो गए, दलितों को अलग नहीं करना चाहते थे गांधी, नहीं तो एक पाकिस्तान बना, एक और कोई स्थान बन जाता। तो इस कोशिश सफल हुई, देश टूटने से बच गया, ठीक है। क्योंकि इससे जो मिला था पृथक निर्वाचन 1909 में, उससे तो पाकिस्तान बन ही गया, ये भी मिल जाता तो एक और स्थान बन जाता, ठीक है ना। तो दोनों ने समझा इसकी गंभीरता को। 26 सितंबर 1932 पूना के अंदर राजेंद्र प्रसाद, मदन मोहन मालवीय, पुरुषोत्तम दास टंडन, सी राजगोपालाचारी के प्रयासों से ये मध्यस्थता हो गई और पूना पैक्ट हुआ गांधी प्लस अंबेडकर के बीच में। पूना के अंदर दलितों को सीटें अधिक दे दी गई, विधानमंडल के अंदर 71 से बढ़ाकर 148 कर दी गई। और इससे फिर गांधी बहुत दुखी हुए और फिर अखिल भारतीय छुआछूत कमेटी की स्थापना करेंगे और देश से छुआछूत को दूर करने के प्रयासों में प्रयासरत हो जाएंगे। चलें भाई आगे बढ़ते हैं। तो गांधी जी ने पूना पैक्ट के बाद में हरिजन नामक समाचार पत्र निकाला, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत समाचार पत्र निकाला। पहला पॉइंट है ना, हरिजन सेवक संघ की स्थापना की, हरिजन सेवक संघ की स्थापना की, हरिजन सेवक संघ की स्थापना की, ठीक है ना। अखिल भारतीय छुआछूत कमेटी का गठन किया, ठीक है ना, और पूरे देश की यात्रा की। आगे के इवेंट, नेक्स्ट इवेंट कौन सा है? नेक्स्ट इवेंट है 1935 और 1935 के अंदर भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम अब तक का ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा तैयार किया गया सबसे बड़ा डॉक्यूमेंटेशन। भारत के अंदर नियमों को चलाने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन को चलाने के लिए, प्रशासन को चलाने के लिए, और इसी के लिए साइमन कमीशन आया था और इसी के लिए गोलमेज सम्मेलन हुआ था। पहली बार गोलमेज सम्मेलन में पेश किया गया, तृतीय गोलमेज सम्मेलन में पेश किया गया, तृतीय गोलमेज सम्मेलन में पेश किया गया। सबसे बड़ा 10 अनुसूचियां, 14 भाग और 321 आर्टिकल। जब तक हमारा नया संविधान नहीं बन गया तब तक देश इसी से चला, ठीक है ना। और इसके अंतर्गत क्या क्या हुआ? आरबीआई की स्थापना, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना, लोक सेवा आयोग, और
संघीय न्यायालय की स्थापना, सुप्रीम कोर्ट, संघीय न्यायालय की स्थापना, संघीय न्यायालय की स्थापना, किसकी स्थापना? संघीय न्यायालय की स्थापना, संघीय न्यायालय की स्थापना, संघीय न्यायालय की स्थापना। ठीक है। साथ ही में अगर हम बात कर लें तो अदन और बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया, ये काम इसके अंतर्गत हुए। ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं 1937 के आम चुनाव, आम चुनाव है ना, प्रांतीय विधानमंडलों के चुनाव हुए। 11 प्रांत थे, 11 प्रांत में से 8 प्रांत कांग्रेस के पास आ गए। ठीक है ना, 5 आए थे, 3 में गठबंधन हो गया। बाकी बंगाल जो था, बंगाल जो था वो कृषक प्रजा पार्टी के पास गया, कृषक प्रजा पार्टी। पंजाब जो था वो यूनियनिस्ट पार्टी के पास में गया। ठीक है। और सिंध में गठबंधन की सरकार बन गई। सिंध में किसकी सरकार बनी? गठबंधन की सरकार बन गई। नेक्स्ट बात कर लें, अगला जो इवेंट है वो अगर हम चर्चा करें उसके बारे में तो 1939 त्रिपुरी संकट, त्रिपुरी संकट। सुभाष चंद्र बोस अभी लगातार इस गवर्नमेंट ने, बीजेपी गवर्नमेंट लगातार हमारे शहीदों के समर्पण को याद किया है। ठीक है ना, तो त्रिपुरी संकट हुआ और सुभाष चंद्र बोस ने, सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया कांग्रेस से और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। कब? 1939 के अंदर। नेक्स्ट इवेंट 1939 के अंदर ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ और भारत को युद्ध में शामिल कर लिया गया। इसके विरोध में कांग्रेस ने जो 1937 में चुनाव जीते थे सभी प्रांतों से इस्तीफा दे दिया। 1940 बहुत इंपॉर्टेंट, व्यक्तिगत सत्याग्रह, व्यक्तिगत सत्याग्रह कॉल किया गांधी ने। पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही थे, पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही थे विनोबा भावे, जिन्होंने भूदान आंदोलन भी किया था, विनोबा भावे। ठीक है ना, कब? 17 अक्टूबर को 1940, स्थान पवनार महाराष्ट्र, पवनार महाराष्ट्र से किया। द्वितीय कौन थे व्यक्तिगत सत्याग्रही वाले? गांधी ने बोला कि बहुत खतरनाक आंदोलन नहीं होना चाहिए क्योंकि ब्रिटिश ताकत जो है वो किसके खिलाफ लड़ रही है? वो नाजियों के खिलाफ लड़ रही है, वो फासिस्टों के खिलाफ लड़ रही है और हमें उन्हें कमज़ोर नहीं करना। हाँ, हमें उन्हें ये जरूर बताना है कि जो भारत में जो किया जा रहा है वो किसी नाजीवाद या फांसीवाद से कम नहीं है, लेकिन विरोध करना, लेकिन एक सीमित विरोध करना है। ठीक है ना, एक नियंत्रित तरीके से। जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। नहीं तो अगर हम बहुत तगड़ा विरोध करते, मान लो करते, और ब्रिटेन अगर युद्ध में हार जाता और अगर नाजी या जैपनीज यहाँ आ जाते तो हमारी हालत तुम क्या होती? आसमान से गिरे और खजूर में अटके। ये ब्रिटिश से भी खतरनाक थे जैपनीज और जर्मन। ठीक है। और तीसरे जो व्यक्तिगत सत्याग्रही थे वो थे ब्रह्मदत्त। ब्रह्मदत्त इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ना, मतलब अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे बात कर लें अगस्त प्रस्ताव, अगस्त प्रस्ताव 1940। भारतीयों को राजी करने के लिए लॉलीपॉप दी गई लेकिन भारतीयों ने कर दिया मना। इस समय देश के वायसराय कौन थे? लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड लिनलिथगो थे। अगस्त प्रस्ताव दिया कि युद्ध सलाहकारी समिति की स्थापना कर देंगे, है ना, संविधान निर्मात्री सभा के बारे में बातचीत की जाएगी। कह दिया नहीं भाई, कौन पार पड़े, टाटा बाय बाय। अगस्त प्रस्ताव पूछते कि अगस्त प्रस्ताव कब आया? तो 1940 को आया। ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इसका। ठीक है ना, नेक्स्ट की बात कर लूं 1942 के अंदर 2 इवेंट है। पहला क्रिप्स मिशन के बारे में बात करेंगे, है ना, क्रिप्स मिशन, क्रिप्स मिशन। और अगला इवेंट है भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, क्रिप्स मिशन और भारत छोड़ो आंदोलन। अब क्रिप्स मिशन जो है, अगर मैं बात करूं क्रिप्स मिशन की, ठीक है ना, तो राजी करने के लिए, क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर अमेरिका,
रशिया और सब कह रहे हैं ब्रिटेन को कि भारतीयों का नैतिक जो है सपोर्ट हमें बहुत ज़रूरत है। तुम यहाँ तो अपन लोकतंत्र की बात कर रहे हैं यूरोप में तो, लेकिन अपन ने वहाँ पे लोकतंत्र अधिकारों का हनन कर रखा है। तो राजी करो उनको बोलो कि हमारे साथ आए। गांधी का सपोर्ट, कांग्रेस का सपोर्ट और देश का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। तो क्रिप्स मिशन आया 1942 के अंदर, और सर स्टेफर्ड एक सदस्य दल था, सर स्टेफर्ड क्रिप्स, सर स्टेफर्ड क्रिप्स आए, और इन्होंने भी जो है हमें एक बहुत ज़बरदस्त जो है लॉलीपॉप दी डोमिनेंट स्टेट का दर्जा देंगे, है ना। साथ में संविधान सभा की स्थापना, साथ में स्टेट अपना अलग से संविधान बना सकते हैं। कहा कि डोमिनेंट स्टेट की बात तो 1928 के बाद 1929 में जो लाहौर अधिवेशन हुआ पूर्ण स्वराज का, उसके बाद ही खत्म हो चुकी है। तो गांधी ने कहा तो पोस्ट डेटेड चेक दे रहे हैं, और आगे लाइन जोड़ दी कि ये उस बैंक का पोस्ट डेटेड चेक दे रहे हैं जो है ही नहीं। मतलब आपको मैं उस बैंक का चेक काट कर दूं जो है ही नहीं, तो वो चेक कहाँ काम करेगा। गांधी ने मना कर दिया, क्रिप्स अपना मुंडा लेके चला गया। भारत छोड़ो आंदोलन, इसके बाद में 14 जुलाई 1942 को वर्धा में CWC कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अध्यक्ष थे। याद रखना 1940 से लेकर के 1946 तक कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। 6 साल तक, ठीक है ना, यही थे। वर्धा में आई 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे के ग्वालियर टैंक मैदान में, बॉम्बे के ग्वालियर टैंक मैदान में, कहां पर? बंबई। इसी ग्राउंड को अगस्त क्रांति ग्राउंड भी कहते हैं, क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन का हुआ अगस्त में हुआ, अगस्त क्रांति मैदान भी कहते हैं। और भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट को अगस्त क्रांति भी कहा जाता है, याद रखना, ठीक है ना। 8 तारीख को ग्वालियर टैंक मैदान में मीटिंग हुई, और जब लोग निकले वहां से तो वहां गांधी ने करो या मरो का नारा दिया, डू और डाई। ये वही गांधी थे जिन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान चोरी चोरा जैसी घटना होने पर आंदोलन वापस ले लिया था। 5 फरवरी 1922 को ये घटना हुई और 12 फरवरी को आंदोलन वापस ले लिया, लेकिन यहाँ कह दिया डू और डाई। याद रखना, गांधी के अहिंसा के सिद्धांत को, गांधी के सत्याग्रह के सिद्धांत को, गांधी के साधन और साध्य के सिद्धांत को पढ़ें, फिर पता करेंगे कि गांधी असल में थे क्या, है ना। कमज़ोर नहीं थे वो, है ना, उनकी मजबूती अलग दिशा में थी, ठीक है। ये समझने का विषय, ये शोध का विषय है। लोग कर भी रहे हैं, शोध खूब कर रहे हैं, लेकिन अभी पार नहीं पड़ रही, कोई समझ नहीं पा रहा गांधी को। यहाँ कह दिया करो या मरो का नारा दे दिया, करो या मरो, डू और डाई। अपने को क्या करना है? अपने को करो मरो नहीं करना है, अपने सिद्धांत में बात डालो, करो और हर हाल में करो। एग्जाम पास करने के लिए मरने का तो सिद्धांत ही नहीं है, ठीक है ना। मरना वरना नहीं, मरते कमज़ोर हैं, ठीक है ना। करो या मरो नहीं, करो और करके ही रहो, ठीक है। चलो मोटिवेट हो जाओ, बिल्कुल, है ना। करो या मरो का नारा दिया। 9 अगस्त को ब्रिटिश सरकार ने ऑपरेशन जीरो आवर, ऑपरेशन जीरो आवर के तहत सभी को गिरफ्तार कर लिया। गांधी को तो रखा आगा खां के अंदर, गांधी को रखा कहां पे? आगा खां के अंदर, और बाकियों को जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल औरों को अहमदनगर जेल में, आगा खां पैलेस मुंबई, आगा खां पैलेस में नज़रबंद कर दिया, ठीक है ना। तो अब हुआ क्या? मेन नेता तो अंदर चले गए, लेकिन फिर भी लोग अब तक आते आते एम्पावर हो चुके थे। कईयों ने सविनय अवज्ञा देखा था, कईयों ने असहयोग देखा था। तो मस्तिष्क के अंदर गांधी थे और भुजाओं में भगत सिंह थे, ठीक है ना। कॉम्बिनेशन में थे लोग जान चुके थे, लोग मैच्योर हो गए थे। ये 1857 की क्रांति नहीं थी, उस क्रांति से लेकर अब तक जो प्रयास हुए उसमें लोग मैच्योर हो गए थे, उनको पता था कि आंदोलन को कैसे चलाना है, ठीक है। तो संघर्ष विराम संघर्ष की नीति थी गांधी की, और उसी संघर्ष विराम संघर्ष की नीति ने ही लोगों को आंदोलन के लिए तैयार कर दिया। संघर्ष विराम संघर्ष, असहयोग, उसके 10 साल बाद सविनय अवज्ञा, और उसके 10 साल बाद आपके जो है वो कौन सा आंदोलन हो गया? भारत छोड़ो आंदोलन। तो संघर्ष विराम संघर्ष, फिर 10 साल का विराम, फिर संघर्ष, फिर 10 साल का विराम, फिर संघर्ष, और फिर आज़ादी। तो असहयोग, सविनय अवज्ञा और भारत छोड़ो आंदोलन, और ये बीच का गैप 10-10 साल का जो है वो
रेस्ट का गैप था, है ना। चलें भाई, तो अहमदनगर जेल में रखा गया। साथ में ही प्रमुख नेता जो थे इसके अंदर उषा मेहता, ये युवा नेता थे, उषा मेहता, मीनू मसानी, राम मनोहर लोहिया। प्रश्न क्या पूछेगा इसमें? प्रश्न ये पूछेगा कि कांग्रेस के द्वितीय पंक्ति के नेता कौन थे जिन्होंने आंदोलन का नेतृत्व किया, आंदोलन को संभाला। तो वो बड़े लोग तो अंदर गए, इन्होंने संभाला। जयप्रकाश नारायण, इन सब लोगों ने जो है ये आंदोलन की बागडोर संभाली। याद रखना, इन सब लोगों ने आंदोलन की बागडोर संभाली। और उषा मेहता ने भूमिगत रेडियो स्टेशन की स्थापना की। प्रश्न एग्जाम में पूछा था, भूमिगत रेडियो स्टेशन की स्थापना किसने की? भूमिगत रेडियो स्टेशन की स्थापना किसने की? तो उषा मेहता ने। खुलेआम तो नहीं कर सकते प्रचार, आंदोलन चलाना है तो अंडरग्राउंड रह करके। तो भूमिगत रेडियो स्टेशन की स्थापना की जिससे मैसेज कन्वे किया जा सके क्रांतिवीरों को, आंदोलनकारियों को। साथ में इंपॉर्टेंट है, सीधा पूछता है, भूमिगत रेडियो स्टेशन की स्थापना किस आंदोलन में की गई? आंसर क्या दे दोगे? 1942 भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट, अगस्त क्रांति। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। और समांतर सरकारों का गठन, समांतर सरकारों का गठन, किसका गठन? समांतर सरकारों का गठन, समांतर सरकारों का गठन, समांतर सरकारों का गठन। एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट किसका? समांतर सरकारों का गठन, पैरेलल गवर्नमेंट का गठन, पैरेलल गवर्नमेंट का गठन किया जाएगा। ठीक है, और पैरेलल गवर्नमेंट का गठन जो है बलिया में चित्तू पांडे। पैरेलल गवर्नमेंट का मतलब 1857 की क्रांति के अंदर कई जगह ब्रिटिश झंडे उखाड़ के फेंक दिए, ब्रिटिश अधिकारियों को भगा दिया जो ब्रिटिश राज के लिए काम करते थे, और अपनी सरकार स्थापित कर ली। तो दिल्ली में तो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, मतलब मेन तो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, लेकिन कुछ समय के लिए जो है उनको वहाँ से भगा दिया और अपनी सरकार स्थापित कर ली। तो ये समानांतर सरकारें कहलाई। प्रश्न आता है 1942 भारत छोड़ो आंदोलन के अंदर किस प्रकार की सरकारों की स्थापना हुई? तो समानांतर सरकारों की स्थापना हुई। एक क्वेश्चन ये भी पूछते हैं, समानांतर सरकारों की स्थापना किस आंदोलन में हुई? तो भारत छोड़ो आंदोलन में हुई। और साथ में तामुलक की जातीय सरकार, सतीश सावंत, ठीक है ना। और सतारा में महाराष्ट्र में YV चौहान, ये 3 स्थापित हुई समांतर सरकारें, ये पहली थी। चलो भाई, तो भूमिगत रेडियो स्टेशन 1942 के अंदर और समांतर सरकारें भी 1942 के अंदर। ठीक है, चलें भाई, इसके बाद बात कर लें अगला स्टेप 1944। इसमें क्या आया? सी राजगोपालाचारी फॉर्मूला। ये फॉर्मूला था भारत और पाकिस्तान का, मुस्लिम लीग के साथ में। ये पूछेगा, डायरेक्ट पूछेगा, सी राजगोपालाचारी फॉर्मूला कब आया? 1944 में। बस, इसके अलावा अपने आप के स्तर पे इससे बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा, लिख के दे सकता हूँ। ठीक है, चलें भाई, अगला है ना। कॉन्फिडेंस देना जरूरी है ना आप लोगों को। पता चले सर ही कॉन्फिडेंट नहीं है तो फिर विद्यार्थी कैसे होगा? 1945 है ना। 1945 में 2 काम हुए, एक तो आया वेवल प्लान, और एक हुआ शिमला सम्मेलन। ठीक है, वेवल कौन थे? उस समय भारत के वाइसराय थे। इन्होंने कहा, कांग्रेसियों को बनाने की कोशिश की, कह दिया जो प्रावधान थे, प्रावधान आपसे कोई नहीं पूछेगा कि गवर्नर जनरल की काउंसिल में गवर्नर जनरल और सेनापति के अलावा सभी भारतीय होंगे। जितने भी भारत छोड़ो आंदोलन में गिरफ्तार किए गए लोग उनको छोड़ देंगे और आगे की बातचीत करने के लिए जो है हम जो है बैठ के बातचीत कर लेंगे शिमला के अंदर। ठंडा मौसम, भारत की पहले शीतकालीन राजधानी शिमला हुआ करती थी, तो शिमला में बात करेंगे। शिमला में बात की, 25 जून को बुला लिया 1945 को। कुछ नहीं हुआ, कहीं नहीं पहुंची है। अब्दुल कलाम आज़ाद को देख करके जिन्ना जी बिदक गए, है ना। कहा कि अगर कोई मुस्लिम मेंबर यहाँ शामिल होगा तो केवल मुस्लिम लीग से ही होगा। कांग्रेस ने कह दिया
कि कांग्रेस पूरे भारतीयों की पार्टी है जो कि स्वतंत्रता के लिए प्रयास कर रही है, किसी एक व्यक्ति की, किसी एक जाति, किसी एक धर्म की नहीं है। हमारी तरफ से अबुल कलाम आज़ादी अध्यक्षता करेंगे प्रतिनिधि के तौर पर। जिन्ना ने कैंसिल कर दिया और जिन्ना टाटा बाय बाय हो गए। फिर कायदे आजम का यही महात्मा गांधी ने जिन्ना को समझाया, लेकिन जिन्ना तो जिन्ना, उन्होंने कह दिया अंग्रेजों को बांटो और जाओ। ये किसने कहा? जिन्ना ने कहा। बांटो मतलब भारत पाकिस्तान बनाओ और तुम यहाँ से रवाना हो जाओ अंग्रेजों। तो बांटो और जाओ का जो नारा था वो किसने दिया? जिन्ना ने दिया। ये सेंटेंस जिन्ना के थे। चले भाई नेक्स्ट, सबसे इंपॉर्टेंट कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन कब आया? 24 मार्च 1946 को मई के अंदर अपनी रिकमेंडेशन दी। और रिकमेंडेशन, दो महत्वपूर्ण रिकमेंडेशन, कौन कौन सी? संविधान सभा का गठन, यहाँ से हमारी आज़ादी प्रशस्त होगी। संविधान सभा का गठन और अंतरिम सरकार गठन। अंतरिम सरकार का गठन, संविधान सभा गठन, अंतरिम सरकार गठन, याद रखना। संविधान सभा गठन अनुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा, अप्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा, और अंतरिम सरकार भी इसके द्वारा। ठीक है, तो इस कैबिनेट मिशन में कौन कौन मेंबर थे? सर पैट्रिक लॉरेंस, सर पैट्रिक लॉरेंस, ठीक है, स्टेफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर, एवी एलेक्स जेंडर। ये लोग इसमें मेंबर थे। ये तीनों की तीनों कैबिनेट मिनिस्टर थे। सर पैट्रिक लॉरेंस भारत सचिव थे, स्टेफर्ड क्रिप्स व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे, और एवी अलेक्जेंडर जो थे वो नौसेना मंत्री थे। तीनों भारत आए, संविधान सभा गठन और अंतरिम सरकार गठन, और इसके लिए चुनाव करवाए, है ना। चुनाव के लिए कुल सीटें 398 थी। इनका बंटवारा कर दूं तो 296 और 93 प्रिंसली स्टेट के पास में, देशी रियासतों के पास में नहीं लड़ेंगे चुनाव, मना कर दिया। टाटा बाय बाय, नहीं लड़ेंगे भैया हम तो, है ना। 296 के अंदर से 214 सीटें जो थी, 296 सीटों में से चुनाव जो हुए उसमें 214 सीटें सामान्य थी, 208 कांग्रेस जीत गई। कौन जीती? कांग्रेस। पृथक निर्वाचन प्रणाली के तहत मुसलमानों को 78 सीटें, इसमें से 73 सीटें किसने जीती? मुस्लिम लीग ने जीती, और अन्य जो थी वो 4 सीटें थी। ये हालत देख करके मुस्लिम लीग नाराज होगी कि कांग्रेस सत्ता में कैसे आ गई, है ना। तो फिर जुलाई में तो चुनाव संपन्न हुए, और अगस्त के अंदर, जुलाई 1946 में चुनाव संपन्न हुए, और अगस्त 1946 में वेवल ने नेहरू को ऑफर दिया कि आ जाओ, सरकार बनाने के लिए निमंत्रण भेज दिया। और इससे चिढ़ के जिन्ना ने, रट्टा मार लेना आप जो लिखवा रहा हूं, 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे, सीधी कार्रवाई दिवस, सीधी कार्रवाई दिवस, सीधी कार्रवाई दिवस बनाया। क्या बनाया? सीधी कार्रवाई दिवस बनाया है, याद रखना। क्या बनाया? डायरेक्ट एक्शन डे बनाया गया। क्या बनाया गया? पानी पिलाता हूं मैं। डायरेक्ट एक्शन डे बनाया गया। नोवाखली, बात करने लगे हम तो नोवाखली, असम, सीलट, पेशावर, इन सभी जगहों पे क्या हुए? गजब जबरदस्त तरीके से जो है वो दंगे हुए, और इन दंगों में हजारों लोग मारे गए। ये दंगे मुस्लिम लीग ने कॉल किए थे, और हद मचाई इन दंगों में। समझ में आई बात? तो 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्रवाई दिवस बनाया, इसके विरोध में कि कांग्रेस सत्ता में क्यों आ गई। तो 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्रवाई दिवस का आयोजन किया गया, डायरेक्ट एक्शन डे। चलें भाई, तो 12 सदस्यों के साथ में नेहरू ने सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार की शपथ ले ली। अंतरिम सरकार की शपथ ले ली। बाद में मुस्लिम लीग अड़ंगे डालने के लिए शामिल होगी, तो कुल 15 सदस्य हो जाएंगे अंतरिम सरकार में। कितने? 15। अक्टूबर 1946 को शामिल हो जाएगी। फिर वो लियाकत अली वित्त मंत्री बनेंगे, और वो मतलब उंगली करने वाली बात थी, है ना, कुछ नहीं था, हो गया। और फिर आपको पता ही है कि अंतरिम सरकार और संविधान सभा बनने के बाद में 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई, सच्चिदानंद सिन्हा अध्यक्ष बने। 11 दिसंबर को दूसरी बैठक हुई, और राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट अध्यक्ष बनाया गया। और उसके बाद में नेहरू ने जो है वो प्रस्तावना, उद्देश्य प्रस्तावना रखा, जो बाद में प्रस्तावना बनी। ठीक है, चले भाई, ये हो गया। 1946 में कार्रवाई होने के बाद में एटली की घोषणा, किसी घोषणा? एटली, क्लीमेंट एटली जो थे उस समय, एटली
की घोषणा। किसी घोषणा? एटली की घोषणा। और एटली की घोषणा जो हुई उसके अंतर्गत क्या था? एटली घोषणा के अंतर्गत अगर हम बातचीत करें तो एटली ने घोषित किया कि जून 1948 तक भारत को आज़ाद कर दिया जाएगा, आज़ाद दे देंगे। एटली ने घोषित किया, ठीक है ना, फरवरी 1947 को। और माउंटबेटन को भारत का अंतिम वाइसराय बना करके भेजा। और माउंटबेटन ने 3 जून प्लान भारत की आज़ादी और भारत के विभाजन का प्लान था। 3 जून प्लान को डिकी बर्ड प्लान भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डिकी बर्ड प्लान भी कहते हैं। इस 3 जून प्लान को क्या कहते हैं? डिकी बर्ड प्लान भी इस 3 जून प्लान को कहा जाता है, याद रखना। और इसी के अंदर ही भारत और पाकिस्तान का निर्माण, ठीक है ना, असम के सिलट में जनमत संग्रह, बंगाल और सिंध प्रांतों के अंदर, बंगाल में खास करके प्रांतीय विधानमंडल के जो मुसलमान और हिंदू मेंबर थे उनसे बैठ के बातचीत करना और भारत और पाकिस्तान के मैप को तय करना था, ठीक है। तो माउंटबेटन प्लान पेश किया गया 4 जुलाई को, 18 जुलाई को ये पारित हो गया। और फिर भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 आ गया। और इसके तहत क्या था? भारत को आज़ाद किया जाएगा, भारत और पाकिस्तान नाम के 2 देश बनेंगे। जब तक संविधान नहीं बनता है तब तक 1935 से शासन चलाया जाएगा। केसरे हिंद का जो पदक है ब्रिटिश क्राउन पर, उसको हटा दिया जाएगा। जितने भी देशी रियासतें हैं उनसे जो भी संधियां हुई थी वो 15 अगस्त से ख़त्म मानी जाएंगी। ये सब काम हुआ और देश आज़ाद हो गया। क्या हो गया? देश आज़ाद हो गया, ठीक है ना। देश जो है वो अपना आज़ाद हो गया 1947 को। देश को अंतिम रूप से आज़ादी मिल गई। चलो भाई, तो देश आज़ाद करवा दिया मैंने आपका, है ना। अब है क्रांतिकारी आंदोलन। क्रांतिकारी आंदोलन और क्रांतिकारी आंदोलन में इंपॉर्टेंट देखें, ज़्यादा है नहीं इसके अंदर। सबसे पहले वासुदेव बलवंत फड़के महाराष्ट्र से, है ना, महाराष्ट्र में। अपन महाराष्ट्र के आंदोलन देख रहे हैं। रामोसी आंदोलन 1870 में इन्होंने आंदोलन किया। उसके बाद महाराष्ट्र के अंदर ही, अभी आंदोलन किसके पढ़ रहे हैं अपन? महाराष्ट्र के पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट, चापेकर बंधु। कौन कौन? बालकृष्ण चापेकर और दामोदर चापेकर। किसकी हत्या की? जून 1897 के अंदर रैंड व आयरिस्ट की हत्या कर दी। चापेकर बंधु पूछते हैं कि रैंड और आयरिस्ट की हत्या किसने की? तो बालकृष्ण और दामोदर चापेकर। चापेकर बंधु कहाँ के क्रांतिकारी थे? तो महाराष्ट्र के क्रांतिकारी थे। नेक्स्ट, अभिनव भारत। इसका नाम पहले मित्र मेला था। क्या था? मित्र मेला। 1904 में गठित किया गया या नाम बदला गया। संस्थापक वीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर ने स्थापना की थी, है ना। और इन्हीं के सदस्य थे अनंत लक्ष्मण करकरे। उन्होंने नासिक का जज था जैक्सन, उसकी गोली मार के हत्या कर दी। क्योंकि भारत में क्रांतिकारी आंदोलन क्यों है? क्योंकि गर्म दल की राजनीति भी फ्लॉप हो चुकी थी और नरम दल की राजनीति भी फ्लॉप हो गई थी। तो युवाओं का जो ध्यान गया वो बम और पिस्तौल की राजनीति की तरफ गया। और इस बम और पिस्तौल की राजनीति के अंदर युवाओं ने बढ़ चढ़ के भाग लिया और भारत माता के चरणों में अपनी आहुति दी, ठीक है ना। चले भाई, युवा बोर हो गया था, अनुनय विनय कर रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, निष्क्रिय प्रतिरोध, है ना, कि कुछ नहीं, अब धमाका होगा और इनको लड़कर के रक्त रंजित क्रांति करके इनको ऐसे भगाया जाएगा, ठीक है। तो ये हुआ। नेक्स्ट बात कर लें अगर, तो पंजाब में क्या संगठन खुले? पंजाब में जो संगठन खुला, अंजुमन ए
मोहिबान ए वतन, अंजुमन ए मोहिबान ए वतन नाम का संगठन खुला। अंजुमन ए मोहिबान ए वतन, अंजुमन ए मोहिबान ए वतन नाम का संगठन जो था वो हुआ यहां पर। स्थापना की किसने की? लाला लाजपत राय और अजीत सिंह ने। अजीत सिंह ने। टफ है, मुझे लगता है कि आएगा, लेकिन एक बात पूछ सकते हैं, भारत माता न्यूज़पेपर ये इसी संगठन ने निकाला, भारत माता न्यूज़पेपर। नेक्स्ट, पंजाब के बाद बंगाल में अनुशीलन समिति। अनुशीलन, बंगाल में कई सारी अनुशीलन समिति थी, याद रखना। तो कलकत्ता के अंदर अनुशीलन समिति जो थी, कहाँ पर? कलकत्ता में जो अनुशीलन समिति थी, अगर हम उसके बारे में चर्चा करें तो पी मित्रा ने इसकी स्थापना की। मिदनापुर और ढाका के अंदर ज्ञानेंद्र नाथ बसु, बारिंद्र घोष, इन्होंने स्थापना की। अनुशीलन समिति बंगाल से संबंधित थी, याद रखना। नेक्स्ट बात कर लें विदेशों में क्रांतिकारी संगठनों की स्थापना। कौन कौन संगठन थे? देखो, गदर पार्टी, भाई विदेशों में रहकर के भारतीय क्रांतियों को सपोर्ट कर रहे थे, विदेश में रहकर के भारतीय क्रांतियों को सपोर्ट कर रहे थे। तो ये लोग, जैसे सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी थी। बातचीत कर लें इंडियन होम रूल सोसाइटी लंदन में, और मैडम भीकाजी कामा फ्रांस में। ये विदेश में रहकर के भारतीय क्रांति को सपोर्ट कर रहे थे। सबसे पहले गदर पार्टी कहाँ पर? सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका, सैन फ्रांसिस्को, ठीक है। लाला हरदयाल और गदर की गूंज नाम से, गदर नामक समाचार पत्र निकालते थे जिसमें गदर की गूंज नाम से कविता लिखते थे। इंडियन होम रूल सोसाइटी की बात कर लें, कौन थे? श्यामजी कृष्ण वर्मा। कौन थे? श्यामजी कृष्ण वर्मा। 1905 में स्थापित हुआ। इसे इंडिया हाउस भी कहते थे। क्या कहते थे? इंडिया हाउस, ठीक है ना। और इंडियन सोशलिस्ट नाम का समाचार पत्र निकाला। वीडी सावरकर, मैडम भीकाजी कामा, मदन लाल ढींगरा इसके मेंबर थे। और मैडम भीकाजी कामा की बात कर लें तो इन्हें भारतीय क्रांति की मां कहा जाता है। भारतीय क्रांति की मां कहा जाता है। और इन्होंने महत्वपूर्ण काम किया था। स्टुटगार्ट जर्मनी में इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन में पहली बार भारत का झंडा फहराया था। और ये किसकी सचिव थी? ये पारसी परिवार से थी, बॉम्बे से थी, और ये दादा भाई नेहरू जी की सेक्रेटरी थी, ठीक है ना। चलिए भाई नेक्स्ट। हाँ, आगे बढ़े। अब बात कर लेते हैं आधुनिक संगठनों की कुछ, है ना। HRA, HSRA और IRA, ये सब संगठन बहुत ही, और इसने बड़े क्रांतिकारी भी दिए। वैसे क्रांतिकारी सभी बड़े थे, है ना, लेकिन HRA की बात कर लें, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, है ना। इसकी स्थापना 1924, स्थान कानपुर, और स्थापित करने वाले जो लोग थे वो कौन से थे? अगर हम बात करें तो स्थापित करने वाले लोग थे सचिंद्र सान्याल। बातचीत कर लें भगवती चरण वोरा, चंद्रशेखर आजाद, ठीक है, और राम प्रसाद बिस्मिल। सचिंद्र सान्याल ने बंदी जीवन नाम की पुस्तक लिखी, बंदी जीवन। और भगवती चरण वोरा ने द फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब, है ना, ये स्थापना की इन्होंने। और इसी संगठन ने काकोरी कांड किया।
है ना, सरकारी खजाना लूट लिया। 8 डाउन ट्रेन का सरकारी खजाना लूट लिया। अशफाक उल्लाह खां, फांसी हुई अशफाक उल्लाह खां, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी को। ठीक है, स्वराज चाहिए, मरते दम तक भी स्वराज चाहिए। ठीक है, और अब बात कर लेते हैं एच एस आर्य की। चंद्रशेखर आज़ाद वहाँ से निकले, दिल्ली आए और एस लगा दिया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। इसकी स्थापना 1928 में की। कहाँ पर? दिल्ली। और दिल्ली में कहाँ पर? कोटला ग्राउंड में की। और कौन कौन थे? खुद चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, इन्होंने स्थापना की। इन्होंने सैंडर्स की हत्या की, एक तो सैंडर्स की हत्या, और लाहौर केंद्रीय विधानमंडल में ना, लाहौर के केंद्रीय विधानमंडल में खाली बेंचों पर बम फेंका, इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए, अंग्रेजों भारत छोड़ो के नारे लगाए, और साथ में खास करके इंकलाब जिंदाबाद का नारा जो था वो लगा। और पब्लिक सेफ्टी बिल के ऊपर किस पे सुनवाई चल रही थी? बात करें तो पब्लिक सेफ्टी बिल पर सुनवाई चल रही थी। और कौन थे बम फेंकने वाले? भगत सिंह, शहीद आजम, और बटुकेश्वर दत्त। कहीं नहीं गए ये बम खाली बम था, सिर्फ बहरों को सुनाना था, किसी को मारना नहीं था। और वहाँ से भगत सिंह नहीं गए क्योंकि भगत सिंह को गिरफ्तार होना था। और क्यों ना था? कि वो चाहते थे उनका ट्रायल हो और उनकी बात पूरा देश सुने। उनके उस विरोध को जो ब्रिटिश सरकार कर रहे थे, उस विरोध से पूरा देश रूबरू हो, है ना। तो भगत सिंह ने किया। और फिर 23 मार्च 1930 को अगर हम बात करें तो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को जो है वो फांसी की सजा हुई, है ना, और आप शहीद हो गए। चले भाई, और फिर बात कर लेते हैं आईआरए की बात कर लेते हैं। पानी पूरी पी लूँ मैं। आईआरए की बात कर लेते हैं। किसकी बात करते हैं? आईआरए की बात कर लेते हैं फटाफट। आईआरए की बात कर लेते हैं। आईआरए आईआरए की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो आईआरए के अंदर अगर हम चर्चा करें तो सूर्य सेन को मास्टरदा कहते हैं। इन्होंने चटगांव आर्मरी को लूट लिया, शस्त्रागार। इनके साथ कल्पना दत्त और प्रीतिलता वाडेकर, गणेश घोष। मतलब मैंने कल्पना दत्त और प्रीतिलता वाडेकर नाम क्यों रखा? ये एक ऐसा पैरा संगठन था जिसके अंदर क्रांतिकारी महिलाएं भी थी, है ना। 1930 को उनको फांसी दे दी गई, ठीक है ना। और एक पिक्चर आई थी खेले हम जी जान से, अभिषेक बच्चन और दीपिका पादुकोण उसमें थे। कल्पना दत्त के रोल में थे दीपिका पादुकोण, और अभिषेक बच्चन सूर्य सेन मास्टरदा के रूप में थे। प्रश्न पूछते हैं कि मास्टरदा किस क्रांतिकारी को कहा जाता था? तो सूर्य सेन को। साथ में अगर हम बात कर लें तो भगत सिंह जी के द्वारा और स्थापित किए गए संस्था कौन कौन से थे? अगर हम बात करें तो नौजवान सभा और लाहौर छात्र संघ। और पुस्तकें मैं नास्तिक क्यों हूं और ड्रीमलैंड। 23 मार्च को आप शहीद हो गए थे 1931 को। और 5 मार्च 1931 को गांधी रिविन समझौता हुआ था। इसलिए गांधी की जो है वो कई बार आलोचना की जाती है इतिहास के इस पक्ष के ऊपर कि गांधी ने क्यों कोशिश नहीं की, है ना। याद रखना, हर एक शहादत का एक क्रम होता है। भगत सिंह जी इसलिए हुए कि इतनी कम उम्र में शहीद हुए। ये उनकी नियति थी। और इतिहास के अंदर कभी भी ये होता तो ये हो जाता, है ना, ऐसा नहीं होता। 9 मिनट तेल होती तो राजा नाच लेती, ऐसा नहीं होता। ठीक है, कहावतें हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो इतिहास में संभावनाएं नहीं होती कि ऐसा होता तो ऐसा हो जाता, है ना। शहीद आज़म होना था आपको, ठीक है, आप हुए। और हमारे मन मस्तिष्क में आने वाले कई हजारों सालों तक, है ना, देश की मिट्टी भी भगत सिंह की कहानी सुनाएगी, है ना। सिर्फ मरना तो सबको ही था एक दिन, सबको जाना है एक दिन। महात्मा गांधी भी चले गए,
है ना। लेकिन बात है कि ये शहादत का सम्मान जो आया वो भगवान को इनके खाते में डालना था, है ना। चले भाई, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। IRA हो गया। चलो अब अगला आज़ाद हिंद फौज। आज़ाद हिंद फौज, आज़ाद हिंद फौज की बात कर ले तो दिसंबर 1941 को कैप्टन मोहन सिंह ने स्थापना की। इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना रास बिहारी बोस ने की। रास बिहारी बोस ने, एक घोष थे जो कि नरम दल वाले हैं, एक बोस हैं, और ये दोनों मिलकर के, है ना, इन दोनों को मिलकर के फिर आज़ाद हिंद फौज कहा गया। आज़ाद हिंद फौज या इंडियन नेशनल आर्मी, INA इनको कहा गया। और इसकी कमान 1943 के अंदर सुभाष चंद्र बोस को दे दी गई। सुभाष चंद्र बोस को दी गई और 2 मुख्यालय बनाए गए, एक सिंगापुर और एक मुख्यालय बना रंगून बना, ठीक है ना। और सुभाष चंद्र बोस ने जर्मनी में फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना की। और जर्मनी में इनको लोगों ने नेताजी कहा। क्या कहा? नेताजी कहा। नेक्स्ट, लाल किला मुकदमा नवंबर 1945। प्रेम सहगल, शहनवाज और गुरुबख्श सिंह ढिल्लो, ये तीनों जो थे आज़ाद हिंद फौज के सिपाही थे और इन पर कोर्ट मार्शल का लाल किले में मुकदमा चला। तो फिर भूलाभाई देसाई, इन्होंने लड़ा। भूलाभाई देसाई, कैलाश नाथ काटजू, अरुणा आसिफ अली, इन सब लोगों ने मिलकर के इनका मुकदमा लड़ा और इन्हें जो है आज़ाद करवाया। फिर शाही नौसेना विद्रोह फैब 1946 में BC दत्त, जो कि रॉयल ब्रिटिश इंडियन नेवी का सिपाही था। भारतीय सिपाहियों के साथ में भेदभाव होता था, पैसे कम मिलते थे, छुआछूत होती थी, खाने के लिए रहने के लिए अच्छी व्यवस्था नहीं थी, खाना अच्छा नहीं मिलता था। तो इन्होंने क्रांति कर दी और INS तलवार नामक जहाज के ऊपर अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा लिखा। क्रांति हुई, मोहम्मद अली जिन्ना और सरदार पटेल बीच में आए, मध्यस्थता कराई और चीज़ें शांत हो गई। चले भाई, समाज सुधार आंदोलन। कौन कौन है? राजा राम मोहन राय पहला। दूसरे की बात कर लें, दयानंद सरस्वती, ठीक है ना, दयानंद सरस्वती। साथ में बात कर लें विवेकानंद, ठीक है। तो शुरुआत के अंदर अगर हम बात करें तो ये 3, और एक और यहाँ पर अगर हम देखें तो जस्टिस राणा डे, ठीक है ना। तो समाज सुधार आंदोलन के तहत क्या हुआ कि भारत के अंदर समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने के लिए, शिक्षा के लिए, सती प्रथा के विरोध के लिए, बाल विवाह के विरोध के लिए, कन्या वध के विरोध के लिए, ठीक है ना, विधवा पुनर्विवाह के लिए, मूर्ति पूजा कर्मकांडों को दूर करने के लिए, भारतीय समाज को एम्पावर और एनलाइटेड करने के लिए कुछ महान विभूतियों ने जो है खूब संघर्ष किया। उनमें से सबसे पहला नाम है राजा राम मोहन राय, जिन्हें युगदूत कहा गया।
अगर हम बात करें तो अतीत और भविष्य के बीच का सेतु कहा गया, पुनर्जागरण का पिता कहा गया, भारत का पहला आधुनिक पुरुष कहा गया तो राजा राम मोहन राय। ठीक है, तो राजा राम मोहन राय के बारे में देख लेते हैं। राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय, ठीक है ना। और राजा राम मोहन राय की बात करें, राजा की उपाधि किसने दी? अकबर सेकंड ने, ठीक है ना। दूसरा बात कर लें, कौन कौन संगठन बनाए? आत्मीय सभा, आत्मीय सभा 1815, हिंदू कॉलेज, हिंदू कॉलेज 1817 डेविड हेयर के साथ मिलकर के, वेदांत कॉलेज 1825 और ब्रह्म समाज 1828 में स्थापित किए। ठीक है, नेक्स्ट पुस्तकें, एकेश्वर वादियों के उपहार, एकेश्वर वादियों के उपहार, किसके उपहार? एकेश्वर वादियों के उपहार। नेक्स्ट पॉइंट, हिंदू उत्तराधिकारी नियम, थर्ड बात कर लें हिंदू उत्तराधिकारी नियम। तीसरे पॉइंट की बात करें यहाँ पर तो ईशा के नीति वचन, शांति और खुशहाली, ये पुस्तक थी इनकी। और अखबार मीरातुल अखबार, मीरातुल अखबार। सेकंड की बात करें बंगदूत, संवाद कौमुदी, कौमुदी, संवाद कौमुदी, ये इनके न्यूज़पेपर थे। ठीक है ना। सती प्रथा का विरोध किया, ये रट्टा मार लेना इसको, एक इंडेक्स बना देता हूं, विरोध और समर्थन। विरोध सती प्रथा, बहुविवाह पॉलीगैमी, बहुत सारे विवाह कर लेते थे, पता नहीं कैसे कर लेते थे, यहाँ एक नहीं संभलता। सती प्रथा, बहुविवाह, मूर्ति पूजा, कन्यावध, पर्दा प्रथा और बहुदेववाद, बहुत सारे भगवानों को मानना। समर्थन किसका किया? समर्थन किसका किया? बात करें तो स्त्री शिक्षा, एकेश्वरवाद वाद का समर्थन किया। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लें दयानंद सरस्वती की, दयानंद सरस्वती जी की। आर्य समाज की स्थापना 1875 में बम्बई, 77 में लाहौर और 76 में 77 में लाहौर, ठीक है ना, और फिर दिल्ली। इन्होंने वेदों की ओर लौटो, और शुद्धि आंदोलन क्या चलाया? शुद्धि आंदोलन। साथ में सत्यार्थ प्रकाश, आपको पता है लाल कोरी ने जेड़ दी था इनको, ज्ञान देने गए थे जोधपुर, है ना, ज्ञान भारी पड़ गया, है ना। और सबसे पहले स्वभाषा, स्वधर्म, स्वदेशी और स्वराष्ट्र का नारा इन्होंने ही दिया। ठीक है, चलें भाई अगला, विवेकानंद जी। विवेकानंद जी 1893 में शिकागो, खेतड़ी के राजा अजीत सिंह जी, ठीक है ना, नरेंद्र दत्त नाम था, विवेकानंद नाम निकाला। 1894 में वेदांत सभा की स्थापना न्यूयॉर्क के जो 96 भी लिखा हुआ है, 94 के अंदर वेदांत कॉलेज, राजा राम मोहन राय, वेदांत सभा, विवेकानंद। नेक्स्ट की बात कर लूँ अगर तो 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना, 2 हेडक्वार्टर
वेलूर कलकत्ता दक्षिणेश्वर काली मंदिर, और मायावती अल्मोड़ा उत्तराखंड के अंदर, ठीक है ना। समाचार पत्र उद्बोधन और प्रबुद्ध भारत, राजयोग, कर्मयोग और ज्ञान योग नाम की किताबें लिखी, ठीक है। इसके अलावा यंग बंगाल आंदोलन भी था, यंग बंगाल आंदोलन, नाम याद कर लेना, हेनरी विवियन डेरेजियो, हेनरी विवियन डेरिजियो, पहला राष्ट्रवादी कवि कहा गया है इनका, कम उम्र में चले गए। थियोसॉफिकल सोसाइटी अडियार मद्रास स्थापित तो बलवस्की और मैडम अल्काट ने की थी, आप देख लेना इसको, न्यूयॉर्क में हुई थी, फिर भारत आ गए थे अडियार के अंदर। ये अडियार वही जहाँ पे होम रूल आंदोलन शुरू किया था एनी बेसेंट ने, एनी बेसेंट इसी की सदस्य थी, है ना। इसका भारत के पुनर्जागरण, भारतीय फिलॉसफी, है ना, धर्म रिकार्नेशन, इन सब में इनका बहुत ही इंटरेस्ट था, ठीक है। बलवस्की और अल्काट ने इसकी स्थापना की थी। और अलीगढ़ आंदोलन, अलीगढ़ स्कूल मूवमेंट, सर सैयद अहमद खां ने स्थापना की, ठीक है ना। सर सैयद अहमद खान ने स्थापना की, ठीक है। आगे प्रार्थना समाज 1867 महाराष्ट्र, कौन कौन संस्थापक, आत्माराम पांडुरंग, जस्टिस रानाडे, भंडारकर, वही विधवा पुनर्विवाह की बात की, स्त्री शिक्षा की बात की, बाल विवाह का विरोध किया, ठीक है ना। जस्टिस रानाडे को महाराष्ट्र का सुकरात कहते हैं, सुकरात। पुनः सार्वजनिक सभा की स्थापना, विधवा विवाह संघ की स्थापना, पुनः सार्वजनिक सभा और विधवा विवाह संघ की स्थापना की उन्होंने। तो ये सब आपके हो गए, है ना, ठीक है। मैंने प्रयास किया, पता नहीं प्रयास कितना फलीभूत होगा आप लोगों के लिए, लेकिन कोशिश तो की ही जा सकती है ना, और वो मैंने की है। रिवीजन कराया आपको एक बार, कोशिश की है मैंने अपने स्तर पे। तो याद रखना, महापैक आ गया है ना। और इस महापैक का एक चमत्कारिक कोड जो है ये मैं आपको बता चुका हूँ, है ना। किताबों के ऊपर चमत्कारिक कोड सफलता सुनिश्चित कर देगा। मैं कह रहा हूँ चिराग है अलादीन का, और इस चिराग का कोड है Y714, और जैसे आप ये कोड लगा दोगे, है ना, बस सब चीज़ें हल हो जाएंगी जीवन की। ये क्या है, एक बार Y714 अलादीन का चिराग, है ना। तो खुश रहें, आबाद रहें, जिंदाबाद रहें, हंसते गाते रहें। ज़िंदगी में कोई भी समस्या हो हमेशा के लिए नहीं होती है, दूर हो जाती है ना। तो मेरे प्यारे प्यारे लाडे सरो, आराम हो, चाहो तो रेस्ट करो, चाहो तो पढ़ो, और काल जारो एग्ज़ाम है, पाने हमारी तरफ बहुत सारी शुभकामनाएं, सब अच्छा होगा। और जिनका होने वाला है उनको भी मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारा लाड, बहुत सारा आशीर्वाद। तो गुड नाइट, है ना, आराम, शब खैर, आराम से सो, आनंद करो, सब ठीक होगा। धन्यवाद।